बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनाम, जो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जनाब आपका दिन गुजरे अच्छा। इसी उम्मीद के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। आज के प्रोग्राम में कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स हैं जो आप देख सकेंगे। मुख्तलिफ़ लोगों से आज होगी आपकी मुलाकात। कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि मेरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे हैं उन्हें भी डिस्कस कर सकें, और कुछ ऐसे लोग जो अपनी फ़ील्ड में रहते हुए कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ उनको, उनकी फ़ैमिली को, इस मुल्क को फ़ायदा पहुंच रहा है। इसमें आज सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, हम हमेशा कहते हैं कि हुकूमत ने ये गलत कर दिया, हुकूमत ने ये गलत कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम तक पहुंचती नहीं हैं, लेकिन उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्पेशली मैं सलाम पेश करती हूँ ISPR को कि उन्होंने एक इवेंट जो है वो मुनक्किद कराया, और उस इवेंट का मकसद ये था कि जो आर्ट है पाकिस्तान में, जो आर्ट मौजूद है, जो क्रिएटिव लोग मौजूद हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं, उसे फ़रोग़ दिया जा सके। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट कि इस तरह के, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम पेंडेमिक की सिचुएशन में हैं, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हमारे बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ होने के बावजूद जो है इस चीज़ पर जो है वो नज़र सानी की गई कि नहीं, आर्ट जो है वो इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्म और इससे फ़रोग़ मिलना चाहिए। इस हवाले से ISPR ने एक इवेंट मुनक्किद किया लास्ट सैटरडे को। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था ये, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी, इमरान खान साहब भी मौजूद थे, और 1000 से ज़्यादा 1000 शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है इस इवेंट के लिए सबमिट की गई थी। जो डिफरेंट कैटेगरीज़ जो बताई गई थी उनमें तकरीबन 1000 जो है वो शॉर्ट फिल्म जो है वो सबमिट की गई। आज मेरे साथ एक ऐसी जो है ख़ातून मौजूद हैं जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जो इस वक्त माशाल्लाह से NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ रही हैं। जो इनकी कैटेगरी है उसमें इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम था मीराज, और इसको जो है वो अवार्ड से नवाजा गया, और इनको ना सिर्फ सराहा गया बल्कि इनको स्कॉलरशिप भी दी गई है कि ये बाहर जा सकें और कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी में जाकर जो है ये बाकायदा फ़िल्म मेकिंग जो है उसे पढ़ सकें और सीख सकें। ये बहुत अच्छा जो है वो एक कदम था, बहुत अच्छी काविश थी, जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये जो मीराज बनाने वाली जिन लेडी का मैं जिक्र कर रही हूँ वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सैयदा आलीन रिजवी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत प्यारा स्माइल करती हैं, माशाल्लाह आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। आपको तो खुद एक्टिंग करनी चाहिए, कैमरे के पीछे ही रहना है, कैमरा के सामने नहीं आना खुद। बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉम्प्लीमेंट का। मेरा ख्याल है कि कैमरे के आगे जो लोग आना चाहते हैं वो भी एक बहुत ख़ास काम है, लेकिन वो लोग करें तो बेहतर है। मैं कैमरे के पीछे ही ठीक हूँ। अच्छा, कब सोचा कि मैं इतनी क्रिएटिव हूँ या मुझे जो है फिल्म मेकिंग करनी है? ये ऐसा क्यों नहीं कि चलो कुछ और काम करते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई टीचर बनते हैं, या किसी और फील्ड में चले जाते हैं? ये थॉट क्यों आई कि आलीन को जो है वो फिल्म मेकिंग करनी है? दरअसल मैंने बिल्कुल आर्ट्स वाली फील्ड में ही जाना था, पेंटिंग और ज़रा आर्किटेक्चर की साइड पे, लेकिन A-levels में मैंने मीडिया स्टडीज़ रखा हुआ था और वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया फिल्म मेकिंग की तरफ। तो जब NCA में अप्लाई करने की बात आई तो देखा कि फिल्म एंड टेलीविज़न भी एक डिपार्टमेंट है, तो सीधा वहीं पर अप्लाई किया, और अल्लाह का शुक्र है जहाँ पर हूँ आज बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह। आलीन की इंस्पिरेशन क्या है? कौन है इंस्पिरेशन आपके लिए आपकी फील्ड में? मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो फिल्म मेकिंग में जिन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। अगर मैं पर्सनली देखूं तो एक डायरेक्टर है वेस एंडरसन, और एक और डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। इन दोनों के स्टाइल्स बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों के स्टाइल्स मुझे बहुत पसंद है, और कुछ जगहों पे मैं क्रिस्टोफर नोलन की स्टोरी टेलिंग को दिखाना चाहती हूँ उस टाइप की, और कुछ जगहों पे वेस एंडरसन के जो कलर पैलेट्स हैं जो बहुत ही रंगीन है, बहुत ही खूबसूरत हैं, उनको मैं दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो आप किसके साथ काम करना चाहोगी?
पाकिस्तान में मुझे जिसके साथ भी मौका मिलेगा मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड समझूंगी कि अगर मुझे एक तो सरशान शाहिद के साथ काम करने का मौका मिले, फिर सैयद नूर के अंडर अगर मुझे काम करने को मिले, तो बहुत बड़े बड़े ऐसे हमारे नाम हैं जिनके साथ यूथ को अब नहीं पता उनके बारे में, लेकिन मैं तो बहुत ऑनर्ड फील करूंगी उनसे उनके साथ। हाँ, क्योंकि आपने उनका काम देखा और आप समझ सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ ये मीरास क्या थी, क्या थॉट थी, क्या पोर्ट्रे करना चाहती हो, कौन सोसाइटी का कौन सा ऐसा फेस था जो आपने सोचा मीरास के थ्रू मैं लोगों तक पहुंच जाऊं, और उसके बाद माशाल्लाह से उस पर आपको अवार्ड भी दिया गया ISPR की जानिब से, और माशाल्लाह इमरान खान साहब भी मौजूद थे उस तकरीब में। अच्छा, तो इसमें कैटेगरी थी कलर्स ऑफ पाकिस्तान। ओके। और क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ तो लाहौर के बारे में कलर्स की जब बात की जाए तो अक्सर दिमाग में बसंत आता है, अंदरून शहर आता है, खाने पीने की चीज़ें आती हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने पहले देखी भी हैं। जो इंटरनेशनल लोग हैं जो टूरिज़्म के लिए भी आते हैं वो भी यही चीज़ें देख कर आते हैं, लेकिन मैं लाहौर का एक ऐसा चेहरा दिखाना चाहती थी जो लोगों ने पहले नहीं देखा। वो क्या? और जो मीरास है वो माल रोड पे, जी जी, मीरास जो है वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो एक इंसान और उनकी लेगेसी के ऊपर है। माल रोड पे एक स्टूडियो है ज़ैदी स्टूडियोज़ के नाम से, और वो 100 साल से तस्वीरें ले रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की। उन्होंने इमरान खान की भी ली हुई हैं, कायद आज़म साहब की भी ली हुई हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं जो उस स्टूडियो ने कैप्चर किए हुए हैं। और मैं वही हाईलाइट करना चाहती थी। अच्छा, तो जब ये सब कुछ पोर्ट्रे करने का सोच रही थी, और एक अलग चीज़ जो शायद आप अपने अंदाज में लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, सोचा था कि इस तरह का ISPR की जानिब से कोई इवेंट होगा और मैं उसमें अपनी फ़िल्म जो है, शॉर्ट फिल्म इस तरह से प्रोजेक्ट करूँगी और मैं जीत जाऊँगी, मुझे अवार्ड मिल जाएगा इस पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्म 1.5-2 साल में बनी और जब से बनना शुरू हुई थी तो बीच में कोई रुकावटें भी आई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ISPR की तरफ से एक फेस्टिवल सामने आया है तो मैंने फ़ौरन अपनी फिल्म इसमें भेज दी। लेकिन बात ये थी कि मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं जीतूंगी और आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ पर मैं होंगी, क्योंकि आपने खुद कहा कि 1000 से ज़्यादा फिल्में आई थी और वो सारी फिल्में इतनी खूबसूरत थी और इतनी अच्छी बनी हुई थी कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरी जीत जाएगी। अच्छा, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको और एक्सपोजर का मौका मिल रहा है, आपको स्कॉलरशिप दी गई है, एंड आप कैलिफोर्निया जाने वाली हैं, वहाँ जाके आप फिल्म मेकिंग पढ़ेंगी। सो क्या इस वक्त ख्वाहिश है आपकी, और आप अब अपने करियर को आगे इंशाल्लाह फर्दर प्रोफेशनली भी इसको परस्यू करोगी, तो प्लान्स क्या हैं? प्लान्स ये हैं कि जब मैं US से ये 1 साल का कोर्स करके वापस आऊँगी तो इंडस्ट्री में ही यहाँ पर पाकिस्तान में मैंने काम करना है, क्योंकि यहीं से मैंने सीखा है, मैं NCS से हूँ, और यहाँ से सीख के अगर मैं बाहर चली जाती हूँ और अपने मुल्क को वापस वो चीज़ें नहीं देती जो इस मुल्क ने मुझे दी हैं, तो ये सही बात नहीं होगी। अच्छा, इमरान खान साहब से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई होगी उस इवेंट में? जी बिल्कुल। अच्छा, उनसे अवार्ड लेना प्राइम मिनिस्टर साहब से, और वो एक पिक्चर और उसके बाद सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, तो वो कैसा, वो फील लाइक स्टार वाली फीलिंग आ रही थी आलीन के अंदर भी कि मैं कोई स्टार हूँ, ऐसी कोई फीलिंग आई है? फील किया आपने ऐसा सब? दरअसल बात ये थी कि काफ़ी लोगों को वज़ीर आज़म की तरफ से मिला था अवार्ड, लेकिन मुझे मिनिस्टर अली ज़ैदी की तरफ से मिला था, लेकिन तब भी आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे लीडर्स आई हैं और अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके मुझे एक अवार्ड दे रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और जहाँ तक स्टारडम की बात है तो ना एक्सपेक्ट किया था, ना ही मेरे से हज़म हो रहा है। वो स्टार वाली फीलिंग तो आ रही थी, लेकिन ज़्यादा यही था कि डाउन टू अर्थ रहना है, हम्बल रहना है, क्योंकि मेरी यही रूट्स है और मैंने इन्हीं के साथ रहना है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि जिस तरह से और बहुत सारे लोग हैं, आपको तो माशाल्लाह से आपके पेरेंट्स की डेफिनेटली सपोर्ट हुई होगी, आपको NC एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है जिसने आर्ट को बहुत बेहतरीन लोग दिए हैं, एंड अब आप माशाल्लाह से कैलिफोर्निया जा रही हो, लेकिन आप जैसे और बहुत हुनरमंद यंगस्टर हमारे इस मुल्क में मौजूद हैं जिनको ऑप्शन नहीं मिलते कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाके प्रोफेशनली फिल्म मेकिंग सीख सके। बेशुमार क्रिएटिविटी, बहुत सारे आइडियाज़ उनके पास मौजूद हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगी कि वो अपनी उस क्रिएटिविटी को पोर्ट्रे करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाएं? बजट नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है कि वो फिल्म बना सके, सो आपकी सजेशंस क्या होगी ऐसे यंगस्टर्स के लिए?
पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है अल्लाह ने सबको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दी है और बहुत ज़्यादा हुनर दिया है। और अगर किसी का पैशन है कि वो फिल्म मेकिंग करें, घर में ऐसी कोई फिल्म बना लें, तो आपको कोई फैंसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक स्मार्टफोन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हाई एंड है या थोड़ी लोअर क्वालिटी का है। आप फ़ोन उठाएं, आप जो शूट करना चाहते हैं आप कर लें। आपके पास अगर लाइटिंग का बजट नहीं है, आप विंडो लाइट यूज़ करने की कोशिश करें। तो अपनी उस चीज़ में रहते हुए मतलब अपनी चादर को देखते हुए आप पैर फैलाएं और आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपके पास पैशन हो। ओके राइट। अच्छा, जब पाकिस्तान वापस आओगे इंशाल्लाह और कोई प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा, इस वक्त जो हमारे इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनमें से कौन सा ऐसा एक्टर है और एक्ट्रेस है जिनके बारे में आप ये सोचती हैं कि मैंने इनके ये अभी तक जो भी इन्होंने किया ये अपना टैलेंट वैसे नहीं दिखा पाए, मैं जब इनको पोर्ट्रे करूँगी तो इनका रियल जो एक्ट है, जो इनके अंदर रियल एक्टर है वो सामने आएगा। तो कोई ऐसा एक्टर और एक्ट्रेस जिनके साथ आपने काम करना है या आप चाहती हैं कि मैं इनसे काम करवाऊं? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं और काफ़ी ऐसे हैं जिनका टैलेंट काफ़ी लोगों ने देखा भी है और काफ़ी ऐसे भी हैं जो थोड़ी अंडररेटेड साइड पे आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका टैलेंट योर फेवरेट्स ना, अपने फेवरेट बताओ। देखूं तो हाँ, मुझे यमुना ज़ैदी बहुत पसंद है और मुझे वहाज अली भी बहुत पसंद है। दोनों मेरे ख्याल है बहुत अंडररेटेड एक्टर्स हैं, बहुत खूबसूरत एक्टिंग करते हैं। राइट बहुत नेचुरल काम कर रही है यमुना डेफिनेटली। सो आप उसको एक और तरीके से पोर्ट्रे करना चाहती हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आलीन रिजवी हमारे साथ मौजूद थी और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली हमारे यंगस्टर्स हैं अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और अब ये बाहर जाएंगी, पढ़ के आएंगी। तो जिस तरह इन्होंने कहा कि ख्वाहिश इनकी यही है कि पाकिस्तान ने जब इनको इतना कुछ दिया है, ISPR ने माशाल्लाह उस इवेंट में इस तरह के जो बच्चे हैं यंगस्टर्स हैं उनको सराहा। सो ये वापस आएंगी पाकिस्तान और पाकिस्तान में आके मूवीज़ बनाएंगी। एक ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं कि ये जुमला आपने भी सुना होगा कि जो बच्चे का सुकून है वो माँ का इत्मीनान है। जब बच्चा सुकून से सो रहा होता है, खुश होता है, तो माँ बड़ी तसल्ली से होती है। इवन माँ क्या, बाप भी बड़े परेशान हो जाते हैं, फादर्स भी, अगर बच्चा परेशान हो। और स्पेशली जब आपने उसको प्रॉपर उसकी रूटीन के हिसाब से आप उसको फीड भी कर रहे होते हैं और उसका मुकम्मल ख़याल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा जो है वो रोता रहता है, चुप नहीं होता। मैं ज़िक्र कर रही हूँ इस वक्त 6 माह से कम उम्र के बच्चे और स्पेशली उन पेरेंट्स से मैं मुखातिब हूँ जिनका फ़र्स्ट बेबी होता है। वो वीडियोस देख रहे होते हैं यूट्यूब पर से, कहीं सास को कॉल हो रही होती है, कहीं अम्मा से पूछा जा रहा होता है कि मैं तो उसको खिला पिला भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उसका ख्याल भी कर रही हूँ, लेकिन ये रोता ही रहता है, चेहरा लाल हो जाता है, संभाला नहीं जाता। और कुछ माएँ तो खुद भी रोना शुरू हो जाती हैं बच्चे के साथ कि मैं क्या करूँ, ये चुप नहीं हो रहा। सो ये जो मसाइल हैं, एक प्रॉब्लम होता है जो इतने छोटे बच्चों में कहते हैं कि बड़ा कॉमन होता है, जो कॉलिक का पेन होता है, जो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये जो है इसके सिम्टम्स क्या हैं। बच्चे खुद बता भी नहीं सकते कि हम किस अज़ियत या तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। सो पुराने ज़मानों में इसके लिए मुख्तलिफ़ टोटके किए जाते थे। अब आज की माँ के लिए टोटका करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज जो हमारे साथ लेडी मौजूद हैं ये आपको यही गाइड करेंगी कि अगर आपका बच्चा कॉलिक के पेन का शिकार है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, आप कैसे जज कर सकते हैं। डॉक्टर के पास तो आपने लेके जाना है, लेकिन रात में अगर अचानक से ऐसा हो जाए तो आपने जज कैसे करना है। और ये एक बेहतरीन जो है मेडिक्स की तरफ से ड्रॉप्स बनाए गए हैं, कॉलिक ड्रॉप्स, ये अभी आपको बताएंगी कि इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा। मेरे साथ मौजूद हैं रिसर्च एसोसिएट हैं एट मेडिक्स लेबॉर्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ से इन्होंने मास्टर्स किया है इन बायोटेक्नोलॉजी में। माहा कासिम, अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप महा? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक हूँ, हैं? आप कैसी हैं? अच्छा महा, स्पेशली वो मदर्स जिनका फर्स्ट बेबी होता है उनके लिए तो ये इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट, अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। Yes. अब रातों को माएँ जागती हैं, दिन रात लेकिन एक बच्चा जगाना अलग बात है और रोते रहना एक अलग बात है। जी। सो हंसता खेलता बच्चा पूरी रात भी जागे, माँ बाप खेलते रहते हैं, लेकिन ये मैं चाहूँगी कोलिक है क्या और इसका पेन जो है वो कैसे इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं? देखिए, कॉलिक जो है पेट का दर्द, जिसे हम आम जबान में मरोड़ कहते हैं, जो पेट में मरोड़ ठीक उठता है। है बच्चों को, ये किसी भी वजह से हो सकता है। क्योंकि अभी आपको भी इल्म होगा, अभी बच्चा छोटा है, अभी वो डेवलप हो रहा है, उसका सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। तो होता ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे का अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उसको डिफरेंट मसाइल हो सकते हैं। फिर उसकी फीड पे भी डिपेंड करता है कि फीड जैसे अलग है, कोई मदर फीड पर है, कोई बच्चा फार्मूला फीड पर है, तो उसके डिफरेंट जो है वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो अच्छा, आप ये colic कह pain रही हैं होता कि जो है। फॉर्मूला या जो दूसरा दूध बच्चे को फीडर के जरिए दिया जा रहा होता है, हो सकता है ये भी बच्चे को सूट ना कर बिल्कुल, रहा हो, बिल्कुल ऐसा होता जिसकी है। वजह से बच्चा जो है उसको ये मरोड़ या ये पेट के दर्द की कंप्लेन हो। बिल्कुल ठीक ऐसा है। भी होता है। सो इसमें कैसे माँ कैसे जज करेगी कि इस बच्चे की जो है वो बता नहीं सकता, तो क्या सिम्टम्स जाहिर होते हैं? जी, होता ये है कि बच्चा जो है वो रोता है। अब मतलब एक होता है बच्चा नॉर्मल जो रो रहा होता है, जी। इस तरह के रोने में बच्चा ये होता है वो अपनी जो है ना पाँव को जो है ना अपनी पेट की तरफ सुकेड़ लेता है। अच्छा। और जो है जैसे कि दर्द से जैसे अपने आप को सुकेड़ लेना आंतों की तरफ, बच्चा फेस उसका मतलब आप पूरा कह रही हैं कि लाल उसके हो legs जाता जो है वो turn जी, होते जैसे हैं। क्रैम्प में हम लोग करते हैं ना, क्रैम्प्स आते हैं आपको पेट में, तो हम कैसे अपने आप को सुकेड़ लेते हैं, ऐसे ऐसा बच्चे अपने आप को सुकेड़ लेता है, उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। और जो इस तरह वो बच्चा रो रहा होता है वो नॉर्मल पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो Okay. माँओं को पता चल जाता है कि ये दर्द से, एक बच्चा दर्द से रोता है, वो पता चल जाता है। अच्छा, और वो मतलब ज्यादा रोने से बच्चे रेड भी हो जाते हैं, Exactly. ऐसी कंडीशन हो जी, जाती बिल्कुल है। फेस उसका लाल हो जाता है, आंतें बिल्कुल वो अपने आप को सुकेड़ कर जो है वो एकदम दर्द से, मतलब, और वो कंटिन्यूस होता है, वो जैसे वक्फा नहीं होता, उसमें कंटिन्यूस वो बच्चा रो रहा होता है। उससे Right. एक आइडिया हो जाता है कि ये कॉलिक का पेन है। ये कॉल है। और अगर इस तरह की कंडीशन है जिसमें बच्चा आपको लगता है कि अपने आप को बार बार समेट रहा है, लेग्स ऊपर की तरफ ला रहा है, बहुत बेचैन रहता है, चेहरा उसका लाल हो रहा है, और जिस तरह से वो रोता है आप उसको दूध दे देती हैं और वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में बच्चा जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा होता और वो दूध भी नहीं पीता होगा। बिल्कुल, फिर वो दूध भी नहीं पीता, वो अपनी मुट्ठियाँ भी ऐसे भींच लेता है वो बच्चा। अच्छा। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि वो एक दर्द बर्दाश्त करने की उसमें वो उस स्टेट में आ रहा है, वो ठीक है। बर्दाश्त की अच्छा, कोशिश आई कर रहा है। रिमेंबर कि मैंने अपने घर में देखा अपनी नानी को, जब ऐसा कुछ होता था तो वो पुदीना और या सौंफ इस तरह का कोई पानी बना के या कुछ करके या गरम कपड़े से जो है ना वो पेट पे सिकाई, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज क्योंकि आज की माँ जो है वो ये सारे टोटके कुछ माएँ करती भी हैं, कुछ नहीं कर सकती, तो उसका ऑल्टरनेट, बेहतरीन ऑल्टरनेट मौजूद है, वो भी आपको माँ बताएंगी। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा ज़बरदस्त शो। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, और जो है मैं एक डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो जैसे हमारे घर में एक छोटी बेबी है, तो वो जब उसके आजकल जैसे वो अभी 4 मंथ की है, ठीक है, तो माशाल्लाह। वो अपने ऐसे पेट को बहुत जैसे अकड़ाव सा महसूस होता है। ठीक तो, सब यही कहते हैं कि पेट में दर्द है इसका एक तरह। अच्छा, तो ओके। इसके लिए कुछ बताइए। अच्छा, पेट सख्त रहता है जी, उसका? जी जी। अच्छा, ऐसी कंप्लेन है, ठीक है, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने भी कहा कि लोग यही कह रहे होते हैं बार बार, तो व्हाट डू यू सजेस्ट, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो इन्हें यही सजेस्ट करूँगी, जिस तरह कंडीशन बता रही है, ये कॉन्स्टिपेशन का दर्द हो सकता है, या ठीक है। फिर जो है ये बच्चे को जो है कोई एलर्जी या कोई गैस के प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका पेट जो है वो कह रहे हैं सख्त जैसा है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास डाइगेस्कॉलिक ड्रॉप, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेडिक्स लेबॉर्ट्री ठीक का। है, ये देख सकते हैं आप जो लोग, है ये है drops। हर्बल प्रोडक्ट है। ये जो है सौंफ, पुदीना, अदरक और ज़ीरे की जो है ना वो अरक से जो है ना मिलके बना ठीक है। तो बदहजमी, गैस या पेट का दर्द, ये तीनों कंप्लेन। अच्छा, बदहजमी, इतने छोटे, दूध हजम नहीं हो पा जी, रहा होता, बिल्कुल। और ये जो भी आप जिक्र करी थी कि ये जो फार्मूला जो मिल्क दे रहे होते हैं ये भी बच्चे को सूट नहीं करता, तो फिर बिल्कुल। डॉक्टर चेंज करता जी, है। बिल्कुल। अच्छा, ये डायगैस का, ये मेडिक्स का कॉलिक ड्रॉप्स है, ये कितने ड्रॉप्स बच्चे को पिलाने हैं? ये बच्चे की उम्र के हिसाब से। ठीक आप है। बिल्कुल नौमौलूद बच्चा जिसको यूजुअली हम 2 हफ्ते के बाद ये प्रॉब्लम्स बच्चों में आते हैं, 2 हफ्ते से 6
माह का जो बच्चा है उसको आप हाफ ड्रॉपर दे सकते हैं या कतरों के हिसाब से, ये बिल्कुल आराम से कतरों के फॉर्म में अच्छा, आप दे ये मैं सकते हैं। खोल तो के बोलूँ इसको बिल्कुल, दिखाऊं? बिल्कुल देखिए इट्स easily आप वेरी दें। इजी। ये देखिए आप, इसमें ये ड्रॉपर बना हुआ है एंड ये जो है ये, अच्छा इसका मैं वैसे आपको ऐसे ही बता देती हूँ, लोग सोच रहे होंगे दिस इट कॉस्ट 110 रुपीज़, 110 रुपये की ये बॉटल है एंड आप कह रही हैं 1 से 2 ड्रॉप्स बस इसको यूज़ कर 3 से 6 ड्रॉप्स जो है 3 बच्चे से को 6 आप ड्रॉप्स दें। यूज़ करने दिन में हैं। 2 बार दे दें या फिर हर फीड के बाद, जैसे एक बच्चा है इसको है ही रहती ही ये प्रॉब्लम है, आपको पता चल गया कि आपके बच्चे को कॉलिक का पेन हर बार रहता तो ही इसको है। कंटिन्यू आप यूज़ कर आप सकते इसको किस एज तक continuous के use कर बच्चों सकते के हैं। लिए? ये 3 साल तक के बच्चों के लिए भी 3 है, साल तक के लेकिन बच्चों। वैसे ये कॉलिक का जो दर्द है ये ज़्यादातर 6 माह तक के बच्चों में जो है ज़्यादा पाया जाता है। सही। अच्छा एक और भी चीज़ है, ये भी प्रैक्टिस होती है कि जब आप बच्चे को मदर फीड कराएं, वैसे तो अवॉइड करें बॉटल फीड, बच्चे का हक है कि उसको माँ का दूध मिले, लेकिन उसको फीड कराने के बाद बर्फ दिलाया जाता है, अगर वो ना दिलाएं तो भी बच्चा बड़ा परेशान रहता है, ये भी एक वजह है। वो भी हम पूछेंगे इनसे वहाँ से कि इसको आसान कैसे किया जा सकता है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, मंजूर नजबुलारीपुर से जी उठा पाकिस्तान। कैसे हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं मंजूर साहब? इतनी क्या पूछते हैं जी, एनर्जी, मैं कैसा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हूँ। A1। वो हमें आपकी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया, जितनी एनर्जी आप लेकर आए हैं ना, आज आपने शो जीत लिया है। जी बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपकी मेहमान डॉक्टर साहबा को मैं वेलकम करता हूँ जी टीवी पे, क्योंकि बहुत जब ये शुक्रिया। आते हैं तो हमारे घरों में जो है ना रौनक आ जाती है, रोशनी आ जाती है और हाँ। पेटों के मसले हल हो जाते हैं। तो Right. डॉक्टर साहब वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये है कि मेरा एक बबलू है, मेरे घर के अंदर जो है ना जी खाने पीने की इस तरह रेल पेल है कि मैं ना बताऊं कि क्या क्या नहारी पाए अलीम और बर्गर्स और मैं कहता हूँ क्रिस्पी चिकन्स और फ्राइड चिकन्स और सब कुछ ना, और उसके बावजूद हम चाहते हैं कि जरा से पतले हो जाएं। वो बबलू मेरा 80 किलो से ऊपर हो गया है। उम्र और क्या है उनकी? आप 19 साल का है। अच्छा, अच्छा, अब ये है जी कि अब उसने जो है ना काम वो शुरू कर दिया जी कि मैं डाइट कर रहा हूँ, रोटी नहीं खा रहा, सलाद लेके खा रहे। अच्छा, फिर वो क्या है कि चावल नहीं खा रहा, आलू नहीं खा रहा। वो चने चाट हमारे यहाँ बहुत बनते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, तो वो जो है ना खा लेता है, आलू उसमें नहीं खाता। अब ये मैं पूछना जो मेरा बेसिक सवाल है कि मैं अब उसको डाइट में ये ना होना कि बच्चा एकदम से कमजोर हो जाए, क्योंकि ठीक वो है। क्रिकेट की फील्ड में भी है, वो बॉलिंग भी करता है और वो अपना बैटिंग भी करता है, तो ये ना हो कि वो कल को कमजोर हो जाए और वो उसकी जो हेल्थ है, वो जो उसके अंदर एनर्जी है वो डाउन हो जाए। मेरी तो बाप की तो एनर्जी है ही है, अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ उसके लिए क्या सजेशन है कि डाइट में क्या दूँ? ओके राइट। वैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, जितने भी एथलीट्स होते हैं ना, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो रोटी चावल नहीं खा रहे होते, वो हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं। तो आप उसको और बहुत सारी चीज़ें अच्छी दे सकते हैं। चने का आपने जिक्र किया, लोबिया है, मीट है, फ्रूट्स हैं, रोटी और चावल के अलावा, और लेकिन आप उसको कहें एक पोर्शन कंट्रोल करके ले, बाकी आपको वहाँ सजेस्ट करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी 19 साल के बच्चे हैं इनके और 80 साल वजन हो चुका है उनका, 80 केजी उनका वजन हो चुका है। आप इनको यही करें कि आप इन्हें प्रोटीन खिलाएं, गोश्त जो है, ऐसे आपने बहुत अच्छा बताया, मीट खिलाएं, और फाइबर जो है ना, जो सलाद कह रहे हैं अच्छा है खाएं, सलाद की क्वांटिटी ज़्यादा करें, तो जो फाइबर वो खाएंगे तो अगर उनको कोई बदहज़मी का या इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो भी बिल्कुल नहीं होंगे। और जो कमज़ोरी की बात कह रहे हैं, तो जो है मीट की क्वांटिटी जो है ना गोश्त की, वो बढ़ा लें अपनी खुराक में। ठीक है। और जो है वो इंशाल्लाह अगर बच्चा स्पोर्ट्स मैन है तो बिल्कुल भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो है मीट की क्वांटिटी ज़्यादा करने से वो बल्कि ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेगा और सी स्टडीज़ में भी उसको हेल्प राइट, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी जिस तरह जिक्र हो रहा था कि पेट में मरोड़ हो, कॉलिक हो, तो आप ये जो ड्रॉप्स हैं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को जिस तरह अभी इन्होंने कहा कॉन्स्टिपेशन होती है या गैसेस का प्रॉब्लम भी होता है, फिर अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बच्चे को बर्ब नहीं आता दूध के बाद, तो ये कैसे कुछ माओं को सजेस्ट करें इस हवाले से कि बच्चे को बर्ब कैसे दिलाया जाए ताकि वो कंफर्टेबल हो
जाए, और ये ड्रॉप्स आप रूटीन में यूज़ करते ये रहें? आप रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो इसे ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे को कभी कभी ओकेजनली होता है तो फिर आप जिस वक्त हो आप उस वक्त भी दे सकते हैं, ठीक यानी है। होने के बाद भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को ये मसला मुस्तकिल रहता ही है, तो सबसे अच्छी बात है कि हमने इस पे जो रिसर्च करी है, हमने डाउ यूनिवर्सिटी में हमने रिसर्च ये करी है कि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से अल्लाह ना करे बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कंटिन्यूस किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जी। तो हमने इसे इस्तेमाल करके बाकायदा हमने जो है इसकी स्टडी करी और इसे साबित किया है, रिसर्च से साबित किया है कि इसके बच्चे को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से भी जो है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर आप डेली इस्तेमाल में भी रखते हैं तो इंशाल्लाह बच्चे को इसके कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि उसका हाजमा जो है वो और अच्छा काम ठीक है। करेगा। अच्छा, बर्प कैसे ईजी हो सकता है? बर्फ इसलिए यूज़ हो सकता है, आप बच्चे को कंधे पे लें अपने और उसको जो है वो सहलाएं, उसकी पीठ सहलाएं, और जो है उसको जो है वो अपने कंधे पर 30 डिग्री के एंगल पे या हाथ में ठीक रख के आप ले सकते हैं, या आप उसको कंधे पर अपने लेके उसकी पीठ सहलाएं। तो जब उसको उसका पेट थोड़ा सा हल्का सा जैसे उस पर प्रेशर थोड़ा सा आएगा तो इससे जो है वो उसकी बर्फ उसको आराम से उसको आ ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ हमारे साथ मौजूद थी। अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं और उनमें पेट के दर्द की कंप्लेन है, या मरोड़ होते हैं, या वो रात को बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो ये कॉलिक्स ड्रॉप जो हैं ये आप उनको जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। इट्स रियली गुड, ये हर्बल प्रोडक्ट है। मैं एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं ही इज़ एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल कराची, और इस वक्त के इंचार्ज हैं कोविड वार्ड कतर हॉस्पिटल के डॉक्टर राशिद सिराज खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। अभी हम बच्चों के हवाले से प्रोग्राम के स्टार्ट से बात करें। ये बताइए कि हम यंगस्टर्स की या जो एक सर्टन एज में एजड लोग हैं, ओल्ड एज, उनकी बात का जिक्र करते हैं, बच्चों में भी चांसेस हैं ना कोविड के बहुत ज़्यादा, तो इस हवाले से कुछ एहतियात बताइएगा। बड़ों ने मास्क पहने होते हैं, बच्चे ऐसे ही घूम रहे होते हैं। अब देखिए, इसके अंदर डेफिनेटली वायरस के पास कोई ये नहीं है कि ये बच्चों को करेगा बड़ों को नहीं करेगा, और ये बड़ों को करेगा बच्चों को नहीं करेगा। वायरस है, उसकी कोई, बच्चों की तो और इम्यूनिटी कम बिल्कुल। होती है। लेकिन अच्छी बात है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। अच्छा, ये अच्छी बात है। ये होता क्या है कि इसके अंदर जो प्राइम ड्रग है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त इस इन्फेक्शन के अंदर, वो है ही डेक्सामेथासोन। ओके, वो बॉडी इम्यूनिटी को कम करती है कि हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड ना आए। ठीक है। उस एग्जेजरेटेड रेस्पॉन्स की वजह से जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे बचाएं। तो यही वजह है कि बच्चों के अंदर ये इन्फेक्शन होता है लेकिन उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते। राइट। इन कंपेरिजन यंग जो होते हैं उनकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो हम कहते हैं उसके अंदर कि उनके अंदर एक स्ट्रॉम आता है, एक तूफान आता है। ठीक है। जब वायरस और हमारी बॉडी इम्यूनिटी दोनों लड़ती हैं तो उसकी वजह से तूफान आता है और नुकसान अच्छा, पहुंचाता अभी है। आप क्योंकि एक डिपार्टमेंट इंचार्ज कर रहे हैं, आप उस डिपार्टमेंट को जहाँ कोविड के पेशेंट्स हैं, तो आपने क्या परसेंटेज देखा? बच्चे भी अभी तक रिपोर्ट हुए हैं? क्योंकि एक तादाद में कहा गया था बीच में कि कुछ बच्चों में भी पॉजिटिविटी आ रही है कोविड की। अभी तक हमारे पास जो लास्ट एक पेशेंट आई थी, फीमेल लड़की थी जिनकी एज राउंड अबाउट 16 ईयर्स थी। अच्छा, इससे कम की नहीं आए अभी तक। राइट। लेकिन क्योंकि इस वक्त स्कूल्स में भी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, और आपको पता है कि अवॉइड हो जाते हैं SOPs वगैरह। आप क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स को कि वो जब बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, या अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्या SOPs को फॉलो करें ताकि बचाया जा सके? देखिए, SOPs तो वही हैं जो पहले दिन से थी जी। कि आपने अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको कि आप महंगे सैनिटाइज़र ख़रीदें। सिंपल सा एक साबुन होना चाहिए और सिंपल इज़ दैट। दूसरा, मास्क बहुत जी, ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट। मतलब आप ऐसा समझिए कि मास्क जो है वो 95% फिल्टर कर आपको देता है एयर को। तो 95% चांसेस हैं कि आपको वो इन्फेक्शन नहीं लगेगा। राइट, तो इसलिए ये ज़रूरी है। क्योंकि टाइम भी कम है, तो मैं इसलिए क्विक आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। ये मुझे गाइड कीजिएगा कि यहाँ पर मिथ्स भी हैं
लाइक वैक्सीनेशन के हवाले से, ठीक है। सो क्योंकि ख़ुद आप कोरोना के पेशेंट्स के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ लोग वेंट पर चले जाते हैं, कुछ लोग दुनिया से ही चले जाते हैं, कुछ लोगों को कोविड होके पता भी नहीं चलता, वो वापस नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाते हैं। इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन ये रिएक्शन करता है। लेकिन कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन, और जो मिथ्स हैं कि जी 2 साल में मर जाएंगे, इससे चिप अंदर चली जाती है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इसके लिए एक छोटी सी मिसाल, जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं उससे एक पहली बात यही बताता हूँ कि जब हमारे सेंटर से वैक्सीन शुरू हुई थी तो चौथा आदमी मैं था जिसने वैक्सीन लगवाई थी। मेरी चची जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, जिनकी एज 80 ईयर्स है, मैंने उनको भी लगवाया, अपने फादर को लगवाया, अपनी पूरी फैमिली को लगवाया। तो सबसे पहले जो डॉक्टर इस फील्ड के अंदर इन्वॉल्व है, जिसको पता है, वो अपनी पूरी फैमिली को लगवा रहा है, तो आपको तो डरना ही नहीं चाहिए। और आप आम पब्लिक को तो बाद में लगी, पहले तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्योंकि फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पे उन्होंने काम किया, तो आप ही लोगों को लगी है। तो इसलिए आप कहते हैं जब मुझे लग गई तो तुम लोग भी लगवा लो। मैं यही कहता हूँ कि जब हम अपनी फैमिली को, हमें अपनी मदर से, अपनी माँ से, अपने फादर से, अपने बहन भाइयों से ज़्यादा कौन अजीज़ होगा, जब हम उनको लगवा रहे हैं, अपनी औलाद को लगवा रहे हैं, तो ठीक है। एक और चीज़ बताइएगा कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है, सेकंड डोज मिस कर जाते हैं, सो ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है? देखिए, आपको एक मैं छोटा सा एक बात बताता हूँ कि हम जब, हमारी जो फोर्सेस हैं वो बॉर्डर पे होती हैं, जंग तो नहीं हो रही होती, लेकिन वो एक्सरसाइज करती रहती हैं। राइट, वो एक्सरसाइज क्यों करती हैं? अपने आप को तैयार रखती हैं। ट्रू। तो सेकंड डोज हमारा बूस्टर डोज है, वो जो हमारे जिस्म के अंदर वो जो फौज बनी थी, जो जरासीम को मार सकती थी, उसको दोबारा इनहांस करने की एक मशक कितने है। अच्छे से आपने बताया, ताकि वो एक्टिव रहे, वरना चीज़ें इस तरह की जो है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राशिद हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि अपनी एहतियात करनी है, अपने बच्चों को भी एहतियात कराना है। इसके साथ साथ कोविड के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हम डॉक्टर साहब से लेते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको फिर ज़रूर इन्वाइट करेंगे, आप आइएगा और लोगों को अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।